नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश ने 2027 के महासंग्राम के लिए अपनी साइकिल को एक्सप्रेस वे पर उतार दिया है। साथ ही बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस रण क्षेत्र की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच ठनी महाजंग ने दुनिया को तबाही की दहलीज पर ला खड़ा किया है। इसके अलावा बात होगी बिहार की सियासत में उठे उस तूफान की, जहां तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। और आखिर में हम आपको बताएंगे नासिक के चर्चित टीसीएस केस का वो बड़ा अपडेट, जिसने कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पचपदरा रिफाइनरी की यूनिट में लगी आग, पीएम मोदी को कल करना था उद्घाटन। राष्ट्रपति ली और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, भारत ने दिया शांति का संदेश। जम्मू के रामनगर में पहाड़ से गिरी यात्रियों भरी बस, हादसे में 22 लोगों की मौत। निदा खान सस्पेंड, नासिक कांड के बाद टीसीएस का बड़ा एक्शन। रामनगर बस हादसा, पीएम ने मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख की मदद का किया ऐलान। एयरटेल ने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, बिना बताए महंगे कर दिए रिचार्ज। सीज फायर के बाद भी ऑपरेशन जारी, लेबनान में 20 सैनिक ठिकाने स्थापित करेगा इजराइल। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, अलर्ट जारी। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, 1500 से अधिक टूटा गोल्ड, 5000 सस्ती हुई चांदी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 27 अंक बढ़त, निफ्टी 24,300 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा चढ़ चुका है और 2027 के महासंग्राम की रणभेरी बज चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार वो केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लखनऊ की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए निकल चुके हैं। दादरी से लेकर मुजफ्फरनगर तक और हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर लखनऊ के गलियारों तक अखिलेश यादव के हर कदम में मिशन 2027 की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने न केवल गठबंधन पर अपनी तस्वीर साफ कर दी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य नीति को मात देने के लिए अपना खुद का एक विनिंग फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। अखिलेश यादव ने रेवाड़ी की धरती से देश को संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक केवल एक नाम नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक अवधेय किला है जिसे भेद नहीं किया जा सकता। जब उनसे कांग्रेस के साथ रिश्ते पर सवाल हुआ तो उन्होंने दूटू कह दिया, गठबंधन बना है, रहेगा और कांग्रेस हमारे साथ होगी। इस बार अखिलेश के बड़े भाई की भूमिका में काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग का आधार संख्या नहीं बल्कि क्षमता होगी। यानी दोस्ती अपनी जगह है लेकिन टिकट उसे ही मिलेगा जिसके पास चुनाव जीतने का दम होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की केमिस्ट्री को अब 2027 के गणित में बदलने की तैयारी पूरी है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने रेवाड़ी में अहिर रेजिमेंट की मांग पर पुरजोर समर्थन कर यादव समाज और सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ गुजरात रेजिमेंट की बात छेड़कर बीजेपी पर तंज भी कसा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा और न केवल अहिर रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहीरवाल है या अहीर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में है, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। आपको बता दें, ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए अखिलेश ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2027 में सपा सरकार आते ही भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी फिर से बहाल की जाएगी, जिसे योगी सरकार ने रद्द कर दिया था। सपा के ब्राह्मण चेहरे अब गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण विरोधी साबित करने में जुट गए हैं।
गुर्जर, मुस्लिम और ओबीसी को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को धार दे दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी अक्सर विपक्ष को महिला विरोधी बताकर घेरती रही है, लेकिन इस बार अखिलेश ने पासा पलट दिया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने बीजेपी पर सीधा प्रहार किया है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी असल में महिला विरोधी है, जिसने कभी किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। उन्होंने साफ किया कि सपा बिल के विरोध में नहीं, बल्कि बीजेपी की नियत और शोषणकारी नीति के खिलाफ थी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए, राजनीति में मुख्य भूमिका में है। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से, देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिलवाली सरकार बना देता है। चुनाव परिणाम अभी निकट भविष्य में आएंगे, जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या अनुमान है? बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। अभी जो सत्र बुलाया था, उस सांसदों को बुला लिया। आप सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था। जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे, संख्या उनके पास नहीं होगी, तो नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये सांसदों को इसलिए बुला लिया इन्होंने कि 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन के। डीएमके, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए कि अब बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। बीजेपी महिला विरोधी बताती है विपक्ष को, क्या कहेंगे? असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। इनके खोट थी वोट के लिए, वो उजागर हो गया इस बार। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी को ढाल बनाकर अखिलेश यादव अब महिला वोटर्स के बीच भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति वाले नैरेटिव को ध्वस्त करने में लगे हैं। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान पर है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर सपा कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, उन पर दावा सबसे मजबूत होगा। पीडीए के साथ साथ अब सवर्ण और महिलाओं को जोड़कर जो गुलदस्ता अखिलेश तैयार कर रहे हैं, वो उससे बीजेपी के खेमे में हलचल तेज कर दी है। 2027 का रास्ता भले ही कांटों भरा हो, लेकिन अखिलेश ने अपनी साइकिल को एक्सप्रेस वे पर उतार दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जीतने वाला ये फॉर्मूला अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा, या भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से कोई नया चमत्कार दिखाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार प्रदेश में अब मुकाबला आर पार का है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। समंदर की लहरें आज शांत नहीं है, क्योंकि वहां पानी नहीं बल्कि बारूद तैर रहा है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच ठनी महाजंग ने अब वो मोड़ ले लिया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता दिख रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ रणभूमि बन चुका है। अमेरिका नौसेना ने ईरानी जहाज को दबोच लिया है, तो दूसरी तरफ तेहरान के किलर ड्रोन्स अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, ये आपकी जेब पर सीधा हमला है, क्योंकि कच्चा तेल अब आग उगल रहा है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना है, क्योंकि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है, या फिर कूटनीति के नाम पर होने वाला सबसे बड़ा खूनी खेल। आइए जानते हैं। मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी नेवी ने ईरानी झंडे वाले एक विशाल कार्गो जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा, यह जहाज अमेरिका नाकाबंदी को तोड़ने की जुर्रत कर रहा था, लेकिन ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईरान की सरकारी एजेंसी
तस्नीम के मुताबिक उनके जावा सैनिकों ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैनिक बेड़ों पर सुसाइड ड्रोन से भीषण हमला किया है। हालांकि नुकसान की सटीक जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन इन ड्रोन वार ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जंग की इन खबरों ने बेसिक तेल के बाजार में मानो बम फोड़ दिया हो। कच्चे तेल की कीमत 6% से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। वहीं WTI क्रूड में भी 7% तूफानी तेजी देखी गई। होर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या भले ही 20 पार हो चुकी हो, लेकिन सप्लाई चेन टूटने का डर अब हकीकत में बदल चुका है। वहीं अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौतियां पहाड़ जैसी खड़ी हो गई हैं। खुद अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने बम फोड़ते हुए कहा कि अमेरिका में गैस की कीमतें अगले साल तक $3 प्रति गैलन के ऊपर हो सकती हैं। यानी अमेरिका जनता को फिलहाल महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव सिर पर है और रिपब्लिकन पार्टी को डर है कि कहीं तेल की ये आग उनकी सत्ता की कुर्सी को ना झुलसा दे। हालांकि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट गर्मियों में कीमतें गिरने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कीमतें फिलहाल $4.5 के खतरनाक स्तर पर है। हालात इतने खराब हैं कि एयरलाइंस ने जेट फ्यूल की कमी की चेतावनी तक दे डाली है। वहीं डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी दौर की शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही फुस हो गई। ईरान ने साफ कर दिया है कि वार्ता की खबरें सिर्फ अमेरिकी प्रोपोगंडा है और मौजूदा हालात में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी बीच कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत पर उतर आया है। शहनवाज शरीफ की सरकार इस उम्मीद में बैठी है कि अगर वो शांति वार्ता की मेजबानी करते हैं तो अमेरिका उन्हें इनाम के तौर पर डॉलर की वारिस करेगा। पाकिस्तान फिर से अपनी भौगोलिक स्थिति को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे उसने 1980 और 2000 के दशक में किया था। लेकिन ऐसा मानना है कि इस बार उसकी ये किराएदारी दुकान चलाना काफ़ी मुश्किल है। देखा जाए तो एक तरफ समंदर में गरजती मिसाइलें और ड्रोन्स, तो दूसरी तरफ दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचता कच्चा तेल, या यूँ कहें कच्चा तेल हाहाकार दुनिया में मचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये युद्ध सिर्फ सरहद की जंग नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। अगर होर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया के पहिए थम जाएंगे। क्या कूटनीति इस बार बारूद को शांत कर पाएगी या फिर तेहरान और वाशिंगटन की ये जिद पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगी? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बिहार की राजनीति में आरोपों की आग एक बार फिर भड़क उठी है। माफ करिएगा, भड़क उठी है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे की नई सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐसा बयान दिया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि बिहार अब बिहारियों के हाथ से निकलकर गुजराती भाइयों के इशारे पर चलेगा। उन्होंने दाव लगाया है कि बिहार की सत्ता तो सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन उसकी रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठाई जा रही है। अपराध से लेकर आरक्षण तक तेजस्वी ने सरकार की घेराबंदी करते हुए तीखे सवालों की बौछार कर दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि बिहार की प्रशासनिक मशीनरी को अब प्रधानमंत्री कार्यालय से नियंत्रित किया जाएगा। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी के मुख्य सचिव के तौर पर दिल्ली से किसी चहेते अधिकारी को भेजा जा रहा है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री बन तो गए हैं लेकिन उन्हें सत्ता चलाने की समझ नहीं है। जो गुजराती भाई कहेंगे वही सम्राट चौधरी करेंगे। अब बिहार का भविष्य दिल्ली के गलियारों में तय होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य का हवाला देते हुए पूरी सरकार को रिमोट कंट्रोल सरकार करार दे दिया है। महिला आरक्षण को लेकर तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को ज्ञान की कमी का हवाला देते हुए घेरा। उन्होंने पूछा कि जो बिल 3 साल पहले सर्वसम्मति से पास हुआ था उसे राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं भेजा गया। तेजस्वी का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार दरअसल परसीमन का खेल खेलना चाहती थी।
विपक्ष को डर है कि सरकार अपने हिसाब से उन सीटों की काट छाट करेगी जहां विपक्ष मजबूत है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं है। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। किस पे बात करनी चाहिए? और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को सदन बुलाया गया फ्लोर टेस्ट के लिए। क्या तो औपचारिकता है भाई, उनकी संख्या है ही ना, ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ प्रधानमंत्री पहले नीतीश कुमार कहते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे, अब निशांत निकल कहा है कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है? यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में। करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में हैं। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज, और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, आप कुछ सिखा दिया जाता, वही जाकर के बोल देना है। सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बना हुआ, अब इन लोग का कोई भविष्य है? वहीं पटना में हुई ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज आ गई है। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब नए नवेले मुख्यमंत्री जुबान से अपराध खत्म करेंगे या फिर अपराधी की जाति देकर बयान जारी करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अब कानून नहीं बल्कि अपराधियों का इकबाल बुलंद हो रहा है और सरकार केवल अनुकूल प्रतिकूल बयानों में उलझी हुई है। वहीं इस घटनाक्रम की बात करें तो पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में 5 हथियारबंद अपराधी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे। सभी ने हेलमेट पहन रखा था ताकि पहचान न हो सके। पिस्टल के दम पर उन्होंने दुकान में मौजूद ग्राहकों और मालिक धनंजय कुमार को बंधक बना लिया। जब मालिक ने विरोध किया तो उन पर हमला कर घायल कर दिया गया।
महज 5 मिनट के भीतर लुटेरे करीब 20 लाख रुपए के गहने समेटकर फरार हो गए। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव का ये हमला न केवल राजनीतिक है बल्कि उन्होंने इसे बिहार बनाम बाहरी और नीति बनाम समझ के मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जैसे नेताओं पर हमला किया जा रहा है और खुद को बिहारी हितैषी बताया जा रहा है, वहीं तेजस्वी ने गुजराती राज का नैरेटिव सेट करके बड़ी सियासी लकीर खींच दी है। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी अपराध के गिराफ और तेजस्वी के इन तीखे सवालों का जवाब धरातल पर कैसे देते हैं। बिहार की इस सियासी जंग अब और भी दिलचस्प और तल्ख होने वाली है। खैर जाते जाते आपको आज के एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। नासिक का वो मामला जिसने यौवन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, अब उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। जी हां, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने अपनी कर्मचारी निंदा खान पर गाज गिराते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कॉर्पोरेट जगत की गरिमा को ध्यान में रखते हुए टीसीएस ने 9 अप्रैल 2026 को निदा खान के नाम पर एक कड़ा पत्र जारी किया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामले और पुलिस हिरासत को देखते हुए वह अपनी ड्यूटी निभाने के लायक नहीं हैं। निंदा खान जो दिसंबर 2021 से कंपनी में तैनात थीं, उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। कंपनी ने उनका नेटवर्क एक्सप्रेस तुरंत बंद कर दिया है। अब वे ना तो ऑफिस आ सकती हैं और ना ही घर से काम कर सकती हैं। निंदा को निर्देश दिया गया है कि कंपनी का लैपटॉप और अन्य सामान तुरंत जमा कराएं। एचआर हेड शेखर कामले के आदेश के मुताबिक निंदा खान किसी भी सहकर्मी से इस मामले पर बात नहीं करेंगी। अगर उन्होंने गोपनीयता तोड़ी तो सीधे बर्खास्तगी की तलवार लटक सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक और बड़ी मछली पुलिस के जाल में फंस गई है। निदा खान के बाद अब इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य किरदार में से एक रजा मेमन को पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। चौथी पीड़ित ने जो आप बीती सुनाई है वह किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ऑफिस के भीतर हनीमून जैसे अश्लील कमेंट से लेकर काम के सिस्टम में छेड़छाड़ कर मानसिक प्रताड़ना देने तक रजा और उनके गैंग ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थीं। वहीं रजा की गिरफ्तारी इस मामले की आखिरी कड़ी नहीं बल्कि नई शुरुआत है। वहीं चौथी सर्वाइवर के बयान ने साफ कर दिया है कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत उत्पीड़न का नहीं बल्कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के भीतर बैठे उन रसूखदारों की मिलीभगत की भी है जिन्होंने अपराधियों को शह दी। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस उन मैनेजरों और हेडों पर भी शिकंजा कसेगी जिन्होंने रजा के गुनाहों पर पर्दा डाला था। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ अखिलेश और तेजस्वी जैसे युवा नेता नए नैरेटिव के साथ सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका और ईरान की जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।